Hello students, welcome back to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12 and today we are going to start our new chapter, chapter 5, Pastoralist in the Modern World. ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि क्या नोमैडिक पेस्टरलिस्ट ये क्या होते हैं और मॉडर्न वर्ल्ड में ये लोग क्या करते हैं या फिर कैसे इनका इतिहास जो है बना है और आजकल अब इनकी क्या स्थिति हमारे समाज में है। हमने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, सुनते भी हैं। जैसे आसपास हम देखते हैं कि गांव में क्या होते हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं, अपनी शीप्स को लेकर आ जाते हैं, बकरियां उनके पास होती है और वो आते हैं, अपना टेंट लगाते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं और फिर चले जाते हैं, बंजारा जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम अपने लोकल जगह जहाँ जहाँ पर हम होते हैं वहाँ वहाँ पर हम इन चीज़ों को कुछ देखते हैं। तो इनका शुरुआत ये कहाँ से, ये लोग किस तरह से रहते हैं और कैसे फिर ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं, कैसे इनका इतिहास शुरू होता है। हमने वर्ड सुने हैं, नोमैडिक आप सुनते हो, ठीक है, शेफर्ड्स सुनते हो, ठीक है, और उसके बाद आप सुनते हो कि ये पेस्टोरलिस्ट हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप सुनते रहते हो कि हाँ ठीक है, ये लोग आते हैं जाते हैं घूमते रहते हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं, अगर हम बोले दोनों चीजों को इकट्ठा करके कि नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट, तो इनको हम बोलते हैं कि घूमंतु चरवाहे, जो चराने वाले होते हैं, गडरिये जिनको बोलते हैं हम। तो इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ से कैसे शुरुआत होती है, किस तरह से इनका रोटेशन रहता है, कि कितने टाइम तक ये एक जगह पर रहते हैं, कितने टाइम पर ये दूसरी जगह चले जाते हैं। इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ेंगे कैसे एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने गोड्स के साथ, शिप के साथ, और फिर क्यों ये इस तरह करते हैं, वाई, ऐसा इनका पास्ट क्या है, किस तरफ ये जा रहे होते हैं और कैसे ये रहते हैं और कैसे ये कमाते हैं, इनका खाना और कमाना, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पेस्टोरलिस्ट रेयरली एंटर द पेजेस ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। जो आपकी इन चरवाहों की अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल से इनको हिस्ट्री की जो बुक है, किताबें हैं, उसमें जगह मिल पाती है। When you read about the economy, whether in classes of history or economics, you learn about agriculture and industry. आप economics में भी पढ़ते हो, agriculture industry के बारे में पढ़ते हो। आपको किस बारे में पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स में आप कितने सेक्टर्स की बात करते हो, सेक्टर्स की बात करते हो, प्राइमरी सेक्टर है, ये टर्शरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर्स है, तो हम सेक्टर्स की बात करते हैं, वहां पर इनका कोई नाम नहीं है। उसके बाद हम आर्टिसंस की बात करते हैं कि कारीगर जो लोग होते हैं, कि ये इस फील्ड से है, ये इस फील्ड में है, उनकी भी हम बात करते हैं। लेकिन इन लोगों की, पेस्टोरलिस्ट की, चरवाहों की बात कौन करता है, कौन करता है? कोई भी नहीं करता है। आप लोग सोचते हो इनके बारे में? तो इसलिए हम बोलते हैं कि इनको जो जगह है हिस्ट्री में बहुत कम मिल पाती है। In this chapter, you will see how pastoralism has been important in societies like India and Africa. हम इसमें दो जगह पर पढ़ेंगे, हम इसमें दो एस्पेक्ट देखेंगे, एक इंडिया का, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरे पार्ट में हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और एक में हम जो अफ्रीका में लोग रह रहे हैं उनके बारे में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, एंड उनकी लाइफ कैसे, जब आपके ब्रिटिशर्स आए थे, कॉलोनियलिज्म जब हुआ था, उससे कैसे उनकी लाइफ को इफेक्ट किया। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, कैसे फॉरेस्ट की लाइफ इफेक्ट होती थी, फॉरेस्ट की जो लोग, फॉरेस्ट कम्युनिटी जो थी उनकी लाइफ इफेक्ट होती थी, तो कैसे इन लोगों की लाइफ इफेक्ट हुई है, और फिर कैसे ये लोगों ने उन चीज़ों को, उन प्रेशर से खुद को निकाला है, कैसे उनसे ये लोग निकल कर आए हैं, कैसे इम्पैक्ट हुए हैं। द चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑन द इंडिया एंड देन अफ्रीका। एज आई टोल्ड यू, पहले हम इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया में इनकी क्या हालत है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे अफ्रीका के बारे में। ओके, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। ओके, तो हम इसमें अलग अलग जगह पर पढ़ेंगे कि माउंटेन्स में अगर ये है तो कैसे रहते हैं, दूसरी जगह डेजर्ट्स में है तो कैसे रहते हैं, वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो जो माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो माउंटेन्स में अब हमारे पास आती है गुज्जर बकरवाल्स। ठीक है,
तो ये क्या थी, ये कहाँ के लोग हैं, जम्मू एंड कश्मीर के। ये हर्डर्स हैं गोट एंड शिप के। और ये कहाँ से आए हैं, ये लोग यहाँ पर आए हैं 19th सेंचुरी में। पहले क्या करते थे कि पहले ये दूसरे एरिया में थे और फिर ये यहाँ पर आए, सेटल हुए और फिर यहीं पर रह गए। तो ये जो बकरवाल कम्युनिटी है जो ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है, आए किस खोज में थे, अपने जो जानवरों के लिए चारे की खोज में आए थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे यहीं पे इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया। तो अब इनका जो मूवमेंट होता है ना, वो चलता है कि समर में ये लोग कहाँ रहेंगे, समर में पहुंच जाते हैं टॉप पर, और फिर जब विंटर में वह पहाड़ी जो बर्फ से ढक जाती है तो फिर ये आ जाते हैं लोग नीचे शिवालिक वाली रेंज में। ठीक है, विंटर में जब हाई माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो, देन दे लिव विद देयर हर्ड्स, अपने जानवरों के साथ ही कहाँ रहते हैं, लो हिल्स ऑफ शिवालिक में। वहां पर क्या होता है, जो ड्राई आपके सूखे जो पत्ते होते हैं उनसे इनको खाना मिलता है, इनके जो जानवर होते हैं उनको खाना मिलता है। एंड बाय द एंड ऑफ अप्रैल उसके बाद ये अपना मार्च करना शुरू कर देते हैं समर के लिए, जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं उनके लिए। Several households come together for this journey and forming, और इनका एक पूरा काफिला चलता है, एक अकेला इंसान नहीं रहेगा, पूरा काफिला साथ जाता है। उसके बाद फिर ये पीर पंजाल को क्रॉस करते हैं, जो पीर पंजाल दर्रे हैं, एंड देन एंटर द वैली ऑफ कश्मीर, फिर ये कश्मीर की वैली में घुस जाते हैं। तो इस तरह इनका समर विंटर मूवमेंट चलता रहता है कि समर में हमें इन ग्राउंड्स में जाना है, विंटर में हमें इस जगह पे रहना है कि हमें पत्ते भी मिलते रहे, खाना भी मिलता रहे और बर्फ से बचे रहे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे समर आती है स्नो मेल्ट होता है, और फिर जब माउंटेन साइड्स ग्रीन हो जाती हैं तब फिर इनको बहुत न्यूट्रिशियस जो है खाना इनके जानवरों को मिल जाता है। और फिर बाय एंड सितंबर उसके बाद फिर से ये लोग अपना वहीं पे चले जाते हैं, अपना शिवालिक की तरफ, बैक टू देयर विंटर बेस। एंड व्हेन द हाई माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो, तो ये लो हिल्स में चढ़ते हैं। ठीक है, तो इनका क्या एक चलता रहता है कि विंटर में अलग जाते हैं और समर में इनका अलग चलता है। तो विंटर टू समर और समर टू विंटर, विंटर टू समर एंड समर टू विंटर इनकी मूवमेंट चलती है, सर्दी गर्मी गर्मी सर्दी। ठीक है, तो जो बकरवाल्स कम्युनिटी है उनका गर्मी सर्दी गर्मी सर्दी तक वो अलग अलग जाते हैं। इन डिफरेंट एरिया ऑफ माउंटेन्स द गद्दी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट। और ऐसे जो अब आप हम बात करें हिमाचल प्रदेश की गद्दी जो शेफर्ड्स है उनकी, उन चरवाहों की बात करें, अगर हम उन गडरियों की बात करें तो उनका भी ऐसे सीजनल मूवमेंट चलता है। पहले वो रहते हैं विंटर में शिवालिक रेंज में, और फिर अप्रैल तक, बाय अप्रैल दे मूव नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन लाहौल एंड स्पीति। और अपना जो समर है लाहौल और स्पीति में जो है बिताते हैं। वहां पर ये लोग क्या करते हैं, फिर जब ये पासेस क्लियर करते हैं, स्नो मेल्ट हो जाती है, तो फिर ये हायर माउंटेन टॉप पर पहुंचते हैं। वहां पर क्या करते हैं, रहते हैं कि उन मैदानों में, उनके उस मैदान में रहते हैं, घास के मैदानों में, और फिर अपना रिटर्न मूवमेंट करते हैं। सीजनल मूवमेंट इनका चलता है। एंड ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन, और फिर जब आते हैं वापस तो फिर से ये क्या करते हैं कि लोग जो है इन्हें लाहौल और स्पीति में ये लोग रुकते हैं, अपना जो समर हार्वेस्ट है उसको काटते हैं, विंटर के लिए फिर बीज बोते हैं, और देन दे डिसेंडेड विद देयर फ्लॉक टू विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड ऑन शिवालिक हिल। और फिर से क्या करते हैं, अपना वापस शिवालिक हिल। तो इनका चलता है शिवालिक हिल टू, शिवालिक हिल से इनका कहा जाता है लाहौल स्पीति, लाहौल एंड स्पीति। तो इनका इसी में चलता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों इनका सीजनल मूवमेंट चलता रहता है। फर्दर टू द ईस्ट, अगर हम ईस्ट की बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, द गुज्जर कैटल हेडर्स केम डाउन टू ड्राई फॉरेस्ट ऑफ द भाबर इन द विंटर। तो ये कहाँ पे आ जाते हैं, भाबर जो आपका ड्राई एरिया, ड्राई फॉरेस्ट एरिया है, कहाँ पर, बिलो द फुट हिल्स ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं। ठीक है, इतनी नीचाई पर है वो। एंड देन उसके बाद समर में कहाँ चले जाते हैं, वेंट अप टू हाई मेडोज, जो आपके घास के मैदान है, ऊंचे घास के मैदान है, जिनको बुग्याल्स बोला जाता है। ठीक है, बुग्याल क्या है, बड़े बड़े घास के मैदान है इन हाई माउंटेन्स, वास्ट मेडोज इन द हाई माउंटेन्स को बोला जाता है, बड़े घास के मैदान है। तो समर में ये लोग हाई मतलब अपने घास के मैदान में चले जाएंगे, और जैसे जैसे सर्दी आएगी तो ये कहाँ आ जाएंगे, भाबर वाले रीजन में आ जाएंगे जो ड्राई फॉरेस्ट है। उसके बाद जो इन लोगों में कुछ लोग तो जम्मू से हैं जो यूपी में आ गए हैं, एंड ओरिजिनली फ्रॉम जम्मू एंड केम टू द यूपी हिल्स इन 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ गुड पेस्टर्स। अच्छा जो खाना है उसके उसमें चारे के उसमें वो आ गए हैं यूपी हिल्स में।
ओके, तो अब हमें पता चल गया कि अलग अलग जो कम्युनिटी है वो अलग अलग अपना जाती है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ऐसे इनका चलता रहता है. एंड this pattern of cyclic movement between summer and winter pastures was typical of many pastoral communities of Himalayas, including Bhotias, Sherpas and Kinori. सबका चलता है कि कैसे कैसे सीजनल हमें कहाँ से कहाँ जाना है. गर्मी है तो कहाँ जाएंगे, सर्दी है तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने साथ साथ अपनी जो बकरियां हैं, भेड़ है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है. और फिर उनको देखना पड़ता है कि कहाँ पर जो मतलब ये लोग जब जाते हैं तो यहाँ पर जैसे मान ले उनको लगता है कि कोई जो जगह है जहाँ पर चारा खाया जा रहा है वो भी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया, तो ये लोग उस चीज को छोड़ देते हैं कि जिससे वो अच्छे से जो है फिर से दोबारा डेवलप हो और फिर तब उसके लिए उसको यूज किया जाए, ना कि उसका ओवर यूज किया जाए. तो ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रिवेंट करते हैं ओवर यूज, कि ओवर यूज नहीं करना है, कुछ अच्छा ढूंढना है, नया ढूंढना है, और अगर लगता है कि ये ज्यादा यूज हो रहा है तो ओवर यूज नहीं करना, उसको छोड़ देना है. अभी तक हमने पढ़ा माउंटेन्स का, कि माउंटेन्स पर सर्दी गर्मी, गर्मी होती है तो टॉप पे चले जाते हैं, सर्दी होती है तो नीचे आ जाते हैं. अब हम अगर बात करें कि प्लेट्यूज हो गए आपके, जो आपके पठार हो गए, आपके प्लेन्स जो आपके मैदान है, और आपके जो डेजर्ट एरिया है, इसमें कैसे मूवमेंट होती है. इसमें तो सर्दी गर्मी वाली मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, तो इसमें किस तरह की मूवमेंट होती है देखते हैं. सबसे पहली बात कि हर ये चीज ध्यान रखनी है कि पेस्टोरलिस्ट सिर्फ माउंटेन्स में नहीं होते हैं, दे आर ऑल्सो टू बी फाउंड इन द प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट ऑफ इंडिया. उसके बाद आते हैं आपके धांगर्स, जो आपके महाराष्ट्र की कम्युनिटी है, ठीक है. और इनकी जो पॉपुलेशन थी वो स्टार्टिंग अगर 20th सेंचुरी की बात करें तो 4,67,000 थी. मोस्ट ऑफ देम शेपर्ड्स थे, कुछ उनके ब्लैंकेट वीवर्स जो आपके कंबल भी बुनते हैं वो थे, एंड स्टिल अदर्स वर बफेलो हर्डर्स, कुछ भैंस को चराने के लिए भी आते थे, ठीक है. तो ये क्या करते थे, ये रुकते थे मॉनसून के टाइम पर सेंट्रल प्लेट्यू ऑफ, आपका जो सेंट्रल प्लेट्यू है महाराष्ट्र का, वहां पर रुकते थे. ये कैसा रीजन है, मॉनसून के टाइम पर रुक रहे हैं, तो उसका मतलब ये सूखा है. समझ रहे हो आप कि अगर सूखा जगह पर हम मॉनसून में रुकेंगे तो वो बेनिफिट है. तो इसलिए पठार के रीजन पर रुकते थे मॉनसून के पीरियड में, एंड उसमें रेनफॉल, लो रेनफॉल है, पुअर सॉइल है. कवर्ड किससे है, ये थ्रोनी, आपका जो आपके जो कांटे वाली स्क्रब है उससे कवर है. नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स लाइक बाजरा कुड बी सोन, और यहाँ पर बाजरा जो है वो बोया जा सकता है. तो इसमें क्या हो जाता है, बाय अक्टूबर, अब ये यहाँ पर आए मॉनसून रीजन में, अब बाय अक्टूबर इन्होंने हार्वेस्ट किया बाजरा, जो बाजरा बोया था उसको हार्वेस्ट किया, और उसके बाद फिर मूव करना शुरू कर दिया पश्चिम की तरफ. और आफ्टर अ मार्च ऑफ अबाउट 1 मंथ, और फिर 1 महीना चलने के बाद ये लोग यहाँ से पहुंचते हैं मॉनसून करके कवर कोंकण तट पर. आपका जो कोंकण तट होता है, कोंकण तट किसको बोला जाता है, टेल मी इन कमेंट सेक्शन. आपके हर एक होते हैं ना, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, तो कहाँ पे आता है ये बताओ. दिस वॉज अ फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट विद हाई रेनफॉल. अब यहाँ पर रेनफॉल हाई है और रिच सोयल है, तो यहाँ पर आप जो है बहुत सारी खेती हो सकती है जो पानी के साथ होती है, जहाँ हाई रेनफॉल होती है. तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, यहाँ पर वो कोंकणी पीजेंट्स उनको जो है वेलकम करेंगे कि भाई वो उनकी हेल्प कराएं. और यहाँ पर वो खरीफ हार्वेस्ट होती है उस टाइम पर, और फिर उनको रबी हार्वेस्ट के लिए वो अपना क्या कर देते हैं, बो देते हैं, खरीफ को काट लेते हैं और रबी के लिए बो देते हैं. खरीफ कौन सी होती है, आपकी ऑटम क्रॉप होती है, जो हार्वेस्ट होती है सितंबर अक्टूबर के बीच में. रबी जो होती है वो स्प्रिंग क्रॉप होती है, और ये हार्वेस्ट होती है आपकी आफ्टर मार्च, जो अभी चल रही है, ठीक है. द कोंकणी पीजन, फिर वो क्या करते हैं, जैसे अब खरीफ आपका जो चावल हो गया वो काट लिया गया, तो फिर वो उनको बदले में दे देते हैं कि भाई आपकी जगह पर नहीं होता है चावल तो आप ले जाओ, ठीक है. क्योंकि ये जो जाते हैं वापस प्लेट्यू पे, वहां ये ग्रेन जो है नहीं बोए जाते हैं, तो ये लेके चले जाते हैं अपने साथ, और फिर ये अपना वापस चले जाते हैं, क्योंकि फिर वापस वही चीज होती है, फिर ये अपना प्लेट्यू पे आते हैं, फिर अपना मॉनसून वही रुकते हैं, और फिर जैसी बारिश वाला मतलब वहां पर हाई रेनफॉल वाले सीजन होता है कोंकण तट पर, वहां पर फिर ये लोग खरीफ हार्वेस्ट कराने चले जाते हैं. तो इनका कैसे चलता है, इनका सीजनल कौन से वाला चल गया, अब इनका मॉनसून में और आफ्टर मॉनसून चल रहा है. अब कर्नाटका, अगर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की बात करें
तो यहाँ पर जो प्लेट्यू है वो ग्रास से और स्टोन से कवर्ड है। इनहेबिटेड बाय कैटल, गोट एंड शिप हर्डर्स। तो जो गोलास जो होते हैं यहाँ पर वो हर्ड करते हैं कैटल। एंड द कुरुमास एंड कुरुबास रियर्ड शिप एंड गोट्स एंड सोल्ड वोवन ब्लैंकेट। तो इसमें ये लोग कैटल को हर्ड करते हैं, कुछ लोग कंबल बनाने का काम करते हैं और कुछ लोग अपना बकरी और जो भेड़ है उसको चराते हैं। दे लिव नियर द वुड्स, cultivated small patches of land, engaged in petty trades and took care of their herds। अपने छोटे छोटे ट्रेड में ये लोग एंगेज रहते हैं। Unlike the mountain pastoralists, it was not cold and the snow that defined the seasonal rhythm। तो जैसे आपका हम बात करें अगर माउंटेन्स की, तो जैसे वहां पर गर्मी सर्दी का होता है, यहाँ पर गर्मी सर्दी वाली चीज नहीं होती। यहाँ पर होता है ऑल्ट्रेशन ऑफ मॉनसून एंड ड्राई सीजन। माउंटेन में आपका क्या हो रहा है, माउंटेन में आपका होता है, अगर हम माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन में आपका होता है समर विंटर, समर एंड विंटर। लेकिन अगर हम और जगह की बात करते हैं, प्लेट्यू की बात करते हैं, प्लेन की बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ मॉनसून, ऑल्ट्रेशन ऑफ मॉनसून, कि जब जब मॉनसून का बदलाव होगा तब ये लोग अपना दूसरी जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। Other herds have to be shifted to the dry plateau at this time। Okay। अब आता है बंजारा, बंजारा ग्रुप। बंजारास वर येट अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स, जो चराने वाले होते हैं, चरवाहे होते हैं, उन्हीं का एक ग्रुप है। दे वर फाउंड इन द यूपी, आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे। ये क्या करते हैं कि इनको एक अच्छे चारागाह चाहिए होते हैं अपने, जिसमें इनके जो कैटल है वो अच्छे से खाना खा पाए। और फिर ये वहां से हम लोगों को अपने कैटल को लेकर निकलते हैं, फिर ये मूव करते हैं, बड़े दूर दूर तक जाते हैं, और फिर वहां पर जैसे कि सेलिंग प्लग कैटल, जो मतलब कि खेती के योग्य है कोई कैटल तो उसको बेच देंगे, और फिर विलेजर से जो है ग्रेन ले लेंगे, चारा ले लेंगे, ठीक है। सो और डेजर्ट, अब ये था आपका प्लेट्यू वाला और बंजारा वाला जो प्लेन एरिया में था। अब आ जाते हैं डेजर्ट पर। डेजर्ट में क्या रहते हैं, रायका, रायका आपके राजस्थान वाले, ठीक है। तो रेनफॉल तो यहाँ पर बहुत कम है और अनसर्टेन है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्चुएशंस है हर चीज में, हार्वेस्ट पर भी कौन सी क्रॉप होगी, तो कोई भी ऐसे वास्ट, अगर हम वास्ट उसमें देखें तो कोई भी ऐसी क्रॉप नहीं है जो बोई जा सके। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं कल्टीवेशन विद पेस्टोरलिज्म। तो मॉनसून के टाइम पर जो रायका होते हैं, बाड़मेर के, जैसलमेर के, जोधपुर के, बीकानेर के, वो अपने होम विलेज में रुकेंगे, ठीक है। मॉनसून के टाइम पर अपने होम विलेज में रुकेंगे जहाँ बारिश हो रही है, तो पास्चर अवेलेबल है इनको। उसके बाद जैसे जैसे ये ड्राई हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो ये यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं नेक्स्ट मॉनसून के, वापस आ जाते हैं नेक्स्ट मॉनसून में। तो ये क्या करते हैं कि मॉनसून है, मॉनसून है तो अपने होम विलेज में रुकेंगे, होम विलेज में रुकेंगे, और अगर ड्राई है सो मूव करेंगे। सो मॉनसून में अपने होम विलेज में रुकेंगे, और जैसे ड्राई की तरफ बढ़ेगा तो ये रुक जाएंगे, अपने दूसरी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। रायकाज में आपके होते हैं कैमल चलाने वाले होते हैं, और दूसरे आपके शिप और गोट वाले होते हैं, ठीक है। इसमें एक आपके कैमल्स वाले हो गए और एक आपके शिप और गोट वाले हो गए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। So we see that the life of these pastoral groups was sustained by a careful consideration of a host of factors, and they had to judge how long the herds could stay in one area and know where they could find water and pasture। तो इनको बहुत सारे फैक्टर्स इस पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह से इनको कहाँ रहना है, किस तरह से कहाँ पर जाना है, किस मौसम में किधर इनको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। तो काफी सारे फैक्टर्स इनको देखने पड़ते हैं कहीं जाने के लिए। फिर उसकी टाइमिंग देखनी पड़ती है कि कहाँ से कहाँ तक हम किस टाइमिंग में जाएंगे, किस टेरिटरी में जाएंगे, और फिर जो जहाँ जा रहे हैं उनके फार्मर्स के साथ भी इनके रिश्ते जो है अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और फिर इनकी जो एक्टिविटीज है वो कल्टीवेशन, ट्रेडिंग, हर्डिंग, तो इनके खाने के लिए, अपनी लिविंग के लिए क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं एज अ पेस्टोरलिस्ट होकर भी। अलग अलग जो इनकी एक्टिविटीज है उसमें ये इन्वॉल्व है। अब क्वेश्चन आता है कि कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियल रूल ने हर एक सेक्शन को प्रभावित करा है।
आप कहीं पर भी उठाकर देख लीजिए, कोई भी सेक्शन नहीं छूटा है उससे। आपका फार्मर हो, नॉर्मल आर्टिशंस हो, कुछ भी है, हर एक चीज उससे प्रभावित हुई है। तो पेस्टोरलिस्ट की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा है उसका, लेट्स सी। कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। अंडर कॉलोनियल रूल, अब कॉलोनियल रूल चल रहा है, द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली। अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा है, बिल्कुल फॉरेस्ट वाला एग्जाम्पल आपको लेकर रखना है। जैसे जैसे फॉरेस्ट के साथ किया था ना कि आप रूल बना देते हैं, आपको इस तरह से फॉलो करना है, आपको इस तरह से फॉलो करना है, लेकिन फिर क्या होता है, एट लास्ट क्या होता है, लोग विद्रोह करेंगे और उनकी जो रोजी रोटी है वो सब छीन ली जाती है। जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटीज की छीनी थी, ऐसे ही अभी पेस्टोरलिस्ट के पीछे पड़े हुए थे कि आप लोग भी खाली कर दीजिए, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, पैसा, रेवेन्यू। अब ये लोग रेवेन्यू दे नहीं रहे हैं क्योंकि ये अपना एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है इनका, तो इधर से उधर जा रहे हैं और फॉरेस्ट में रह रहे हैं। तो इनको क्या मिल रहा था, उनको रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था। तो रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन सब चीजों को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया, और जो आपकी ग्रेजिंग लैंड होती थी उसको कल्टिवेटेड फार्म्स बनाना शुरू कर दिया। तो इससे इनकी लाइफ इफेक्ट होगी ऑफ कोर्स। सो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अब इसमें पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रेजिंग लैंड को बना दिया कल्टीवेटेड फार्म्स, क्योंकि लैंड रिवेन्यू क्या है, फाइनेंस है। तो कल्टीवेटेड फार्म्स बना दिया, कल्टीवेटेड फार्म्स बना दिया, और कल्टीवेटेड फार्म्स से हमें क्या मिलेगा, हमें नहीं, ब्रिटिशर्स को क्या मिल रहा था, रिवेन्यू, रिवेन्यू मिल रहा था। ठीक है, रिवेन्यू मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। उसके बाद उसने क्या करना शुरू कर दिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, जूट, कॉटन, वीट, कुछ भी जो इंग्लैंड में चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या चाहिए, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड। तो वो चीजें ही बोई जाएंगी जो आपकी इंग्लैंड में जिसकी जरूरत है। ठीक है, और अगर जो भी आपका ग्रेजिंग लैंड है उसको बना दिया वेस्ट लैंड। ठीक है, जिसको कल्टीवेशन चाहिए, तो वेस्ट लैंड को, इस चीजों को दिखा दिया और उस वेस्ट लैंड के रूल्स बना दिए गए। ठीक है, और उसमें जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वो इंडिविजुअल्स को दे दी गई, साफ कर दिया गया, और कुछ लोगों को तो उसमें हेडमैन बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब उन चीजों पर वही निगरानी रखते थे और वही उसके बारे में रूल्स बनाते थे कि किस एरिया पर क्या होगा। तो इस चीज से क्या हुआ, जो कल्टीवेशन फैल गया, इससे क्या हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हो गया पास्चर्स का, और इससे एक प्रॉब्लम आ गई पेस्टोरलिस्ट के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कल्टीवेटेड फार्म्स। जो प्रॉब्लम्स आई वो आई कल्टीवेटेड फार्म से, कि अब खेती के लिए वो यूज होने लगा, तो वो कहाँ से चराएंगे, कहाँ वो रहेंगे, किस तरह से वो मूवमेंट होगी उनकी, तो उनकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे इससे इफेक्ट होना शुरू हुई। ये पहला कारण था। अब दूसरा देखो क्या था, एक तरफ से थोड़ी मारते थे ब्रिटिशर्स, वो चारों तरफ से घेरते थे एक चीज को। सेकेंड था, अब सेकेंड उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट एक्ट लग गए थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में। तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ जगह को रिजर्व्ड बना दिया था। अब वहां पर रिजर्व्ड है तो कोई अगर रिजर्व्ड है, अगर वो रिजर्व्ड है तो उसमें क्या होगा कि उसमें नो एक्टिविटी, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी उसमें। अब उसमें जो करेगी गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, नो एक्टिविटी। उसके बाद कुछ जो बचे हुए थे उनको बोल दिया कि ये प्रोटेक्टेड है, ये आपके संरक्षित है आपके। तो उसमें क्या हो गया, उसमें कुछ उनको कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स तो दे दिए, बट जो मूवमेंट थी उनकी उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज क्या आ गई, फॉरेस्ट लॉ। उसके बाद वो ना ही तो उनको क्या लगता था कि अगर ये ग्रेजिंग कराएंगे, तो अगर हमने पेड़ लगाए हुए हैं और ये ग्रेजिंग करा रहे हैं और यहाँ छोटी छोटी सैपलिंग लगी हुई है, तो जो कैटल है वो इसको भी खा जाएगा, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली नुकसान होगा स्टेट का। तो इसलिए उसने ये सब बंद करा दिया एंड दिस प्रिवेंटेड न्यू ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग। ठीक है, देन these forest acts changed the lives. They were now prevented from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle. अब जो जंगल उनको उनकी कैटल्स के लिए बहुत अच्छा जो है चारा मिलता था उनका, उसमें उनका जाना कर दिया रेस्ट्रिक्टेड। यू कैन नॉट गो टू दैट देयर।
So even in the areas they were allowed entry, their movements were regulated. और अब अगर उनको जाना, पहले तो उनका जाना बंद, अगर ठीक है थोड़ा बहुत दे दिया तो फिर अब उनको क्या है, सुपरवाइज किया जाने लगा, सुपरवाइज किया जाने लगा। ठीक है, पहले तो कि नहीं जाओगे रेस्ट्रिक्टेड है, और दूसरा अगर जाओगे भी तो सुपरविजन में आप जाओगे। ठीक है, टाइमिंग कि इस टाइम जा रहे हो इस टाइम आ रहे हो, उन सब चीजों का रिकॉर्ड रखा जाने लगा। तो मतलब एक टाइम लिमिट में अब वो बंद गए। तो दूसरी चीज क्या हो रही थी कि लॉस से उनकी और ज्यादा हालत खराब हो रही थी। कितना टाइम रह रहे हैं, कितना घास वो खाएंगे, किस तरह से वो चराएंगे, तो उन सब के लिए परमिट होता था कि परमिट देना है। अब आप परमिट दिखाओगे तभी आप अंदर जाओगे, और अगर आप उसमें ओवरस्टे कर रहे हो तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो पहली चीज थी कल्टीवेटेड फार्म्स, और आपकी दूसरी चीज आ गई, पहली चीज कल्टीवेटेड फार्म्स और दूसरी चीज आपकी आ गई क्या, दूसरी चीज आ गई आपकी फॉरेस्ट लॉ। फर्स्ट थी आपकी कल्टीवेटेड फार्म्स, कल्टीवेटेड फार्म्स। सेकंड आ गई आपकी फॉरेस्ट लॉज, जो आपके नए फॉरेस्ट लॉज लगे थे। अब तीसरी चीज के बारे में हम देखेंगे। तीसरी क्या चीज आई थी, तीसरी चीज आई थी कि आप जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो जो नोमैडिक पीपल को देखते थे ना, इन लोगों को बड़ी शक की नजर से देखते थे, क्योंकि ये लोग एक जगह पे नहीं रुकते हैं। मैं इसका पूरा आपको सार बता देती हूँ क्या कहना चाह रहा है, कि वो एक जगह पे नहीं रुकते थे, और जब एक जगह पे नहीं रुकते थे तो ब्रिटिशर्स क्या थे, उनको मॉनिटर नहीं कर पाते थे। तो उनको लगता था कि चोरी करेंगे या कुछ भी करेंगे, इधर से उधर भाग जाएंगे तो इन्हें कैसे पकड़ा जाएगा। तो वो एक शक की नजरों में रहते थे। और जब उसके बाद जब आपका क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लग गया, तब तो फिर वो कुछ भी है उनको क्या कहा जाने लगा, चाहे वो क्राफ्टमैन है या कुछ भी है, जो उनकी कम्युनिटीज होती थी उन सबको क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जाने लगा कि ये सब क्या है, क्रिमिनल ट्राइब्स है, अपराधी है आपके। उसके बाद परमिट के बिना उनको अलाउ नहीं करते थे। और जो विलेज पुलिस थी, विलेज पुलिस बना दी, तो उन पर वो कंटिन्यूअस जो है सुपरविजन रखती थी। तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा सुपरविजन, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सस्पिशियस, उनको शक की नजरों में बना दिया गया। और ये हम उसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सुपरविजन या ओवर सुपरविजन हो गया था। ठीक है, और उनको क्या बना दिया गया, यहाँ पे हम ये भी पॉइंट दे सकते हैं कि उनको क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह देखा जाने लगा, क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह, कि ये सब जो है क्रिमिनल ट्राइब्स है। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है रिवेन्यू, कि अब ये रिवेन्यू तो नहीं दे रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं और रिवेन्यू दे नहीं रहे हैं। तो फिर क्या किया, वो चारागाह जो बनाए जाते थे या जिनमें उनको परमिट किया जाता था, पर कैटल उनसे रेवेन्यू लिया जाने लगा कि आपको इतनी फीस देनी है, इतने कैटल है, अच्छा ठीक है इतने कैटल ले आओ, इतनी फीस दो और जाओ चराने। ठीक है, तो चौथी चीज आ गई कि अब उन पर टैक्स लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया, गवर्नमेंट ने उन पर टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, so they imposed that, so the tax was imposed on land, on canal water, on salt. अब कैनल वाटर पर भी लगा दिया, सोल्ट पर भी लगा दिया, आपके ट्रेडिंग गुड्स पर भी टैक्स लगा दिया, एंड इवन ऑन द एनिमल्स। अब जितने भी एनिमल उनको चराने हैं तो पहले टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके बाद वो चरा सकते हैं। ठीक है, तो ये कब हुआ, मिड 19th सेंचुरी में हुआ। ओके, एंड टैक्स पर हेड, जितने कैटल उतना टैक्स। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, बोली लगने लगी कॉन्ट्रैक्टर्स की, ठीक है भाई इसका कॉन्ट्रैक्ट मैं लेता हूँ। तो इस टाइम पर तो बिल्कुल बाढ़ आ गई कॉन्ट्रैक्टर्स की, और ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, टैक्स लेते थे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेते थे, ताकि जो उन्होंने, अब कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसको देगी, जो गवर्नमेंट को पैसा देगा। अब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, गवर्नमेंट को पैसा दिया, गवर्नमेंट ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, गवर्नमेंट ने इसको क्या दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, फंस कौन रहा है बीच में, पब्लिक। अब टोल टैक्स भी देखते हो ना, टोल टैक्स का ठेका दे दिया, तो टोल टैक्स का ठेका गवर्नमेंट ने दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने जो गवर्नमेंट है उसको पैसे दिए, लेकिन टोल टैक्स पे कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, आम जनता कर रही है। तो कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा जब तक वो वसूल करके उसका दुगना तिगना चौगुना प्रॉफिट नहीं कमा लेगा, तो तब तक वो टैक्स वसूलेगा। तो यही काम हो रहा था उन लोगों के साथ भी। तो अब उन्हें
पास दिखाना पड़ता था और टैक्स पे करना पड़ता था, और नंबर ऑफ कैटल के अकॉर्डिंग वो जो है टैक्स होता था, जितने नंबर ऑफ कैटल्स होंगे उतना टैक्स होगा। तो ये सारी चीजें थी जिससे उनकी लाइफ इफेक्ट हुई। अब वो क्या करने लगे, अब उसके बाद क्या आया, उनकी लाइफ में क्या चेंज आया। ठीक है, ये 4 चीजें हमने पढ़ी है जो मोटे मोटे तौर पर उनकी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए थी। अब उससे उनकी लाइफ में क्या क्या असर पड़ा, क्या वो लोग वहीं रुक गए, क्या उन लोगों ने जगह बदल दी, क्या उन लोगों ने विद्रोह किया, क्या किया। सो दीज मेजर लेड टू सीरियस शॉर्टेज ऑफ पास्चर्स। अब वहां पर चारा तो खत्म हो गया, चारे की शॉर्टेज आ गई। अब चारे की शॉर्टेज आ गई तो क्या करेंगे, क्योंकि वो कल्टीवेटेड फील्ड बन गए, चारा है नहीं। और फिर उसके बाद रही सही कसर, ये रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ने प्रूव कर दी। अब वो क्या करेंगे, पास्चर लैंड जो है वो डिसअपियर हो गए। ठीक है, तो जो एनिमल है अब वो नहीं जाते हैं इधर से उधर, कहीं नहीं जाते हैं, कल्टीवेटेड जो है लैंड बढ़ गई है, तो जो एनिमल्स है एक जगह पर है वो बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, और दिस लेड टू द कंटिन्यूअस इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दीज पास्चर। और जो एक जगह है उसका बिल्कुल उसकी हालत ही खराब हो गई। अब जब एक ही जगह पर आप हो तो क्या होगा, एक दूसरे से दूसरी जगह नहीं जा सकते हो, तो वहां पर कैसे ग्रोथ हो जाएगी। तो ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, क्वालिटी जो है वो गिरती जा रही थी, एनिमल्स जो है वो बढ़ते जा रहे थे, और जो है शॉर्टेज वो कम होती जा रही थी। तो इससे क्या हुआ, अब जानवर जो है जब उसे खाना नहीं मिलेगा, खाना तो उसका बंद हो गया, खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो, भूख लगेगी, भूख होगी, कमजोर हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली डाइड। तो ऐसे ही एनिमल्स के साथ हुआ, तो भूख की वजह से और चारे की कमी की वजह से वो लोग मरने लगे। ठीक है, ये आपको सब ट्राइब्स का दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ आपके पेस्टोरलिस्ट थे, तो आपको दिखाए हुए हैं गुज्जर्स, आपके गद्दीज आपके हिमाचल में, फिर आपके नीचे आ जाओगे तो आपको कुमाऊं में, गढ़वाल में आपको मिलेंगे भोटियाज गुज्जर्स, आपको यूपी और एमपी और ये सब में मिलेगा आपको बंजाराज यहाँ पे। उसके बाद आपका रायका आपके राजस्थान में मिल जाएगा, तो ये रन ऑफ कच्छ में दिखा रहा है मालधारीज, तो आपको ये सारे मिलेंगे। ठीक है, कितने कितने स्टेट देखो, एक साथ दो दो तीन तीन स्टेट में है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द पेस्टोरलिस्ट कोप दीज चेंजेस। अब उन्होंने कैसे इस चीज से वो उबर गए, कैसे उन्होंने इसके साथ कोप किया। पेस्टोरलिस्ट रीच टू दीज चेंजेस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। किसी ने तो क्या किया कि नंबर ऑफ कैटल्स कम कर दिया, कि ठीक है भाई इतने नंबर ऑफ कैटल्स से अगर मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं क्या करूँ, अब नंबर कम कर लूँ, नंबर ही कम कर लूँ। तो उसने रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ कैटल इन देयर हर्ड्स। Then since there was no enough pasture to feed large numbers, अदर्स ने क्या किया कि ठीक है भाई अब इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। जैसे आपके हम एग्जाम्पल इसमें दिखाया हुआ है कि अब लाइन खिंच गई सिंध की, अब वो सिंध नहीं जा सकते, अब वो इंडस नदी के आसपास की जो एरिया है वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि जो पॉलिटिकल बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान की, उसकी वजह से वो इधर के लोग इधर नहीं जा सकते, इधर के लोग इधर नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वहां से माइग्रेट होना शुरू हो गया, और वो लोग वहां से माइग्रेट होकर कहाँ आ गए, हरियाणा साइड। हरियाणा जहां पर शिप उनकी ग्रेज करती थी एग्रीकल्चर फील्ड पर, जब उनके हार्वेस्ट कट जाते थे उससे क्या होता था कि जो फील्ड्स को मैन्योर चाहिए, खाद चाहिए, अब जो कैटल है उनके जो गोबर से खाद बनता था तो वो खाद उनको मिलता था। और जो क्या होता था, जैसे कि सपोज अब गेहूं कट रहे हैं, तो गेहूं कट रहे हैं तो उनकी जो रूट्स है, गेहूं कट गए लेकिन जो रूट्स जो है बच गई है, तो वो क्या करते थे, वो जानवर खाते थे। ठीक है, तो उसको खाने के बदले वो क्या करते थे, उनको मैन्योर मिल जाता था और उनको खाना मिल जाता था, तो इसलिए उन्होंने माइग्रेट होकर हरियाणा की साइड आना शुरू कर दिया। ओवर द ईयर सम रिचर पेस्टोरलिस्ट बिगेन बाइंग लैंड। किसी ने लैंड खरीद ली जो ठीक ठीक थे, उसके बाद खेती करना शुरू कर दिया, और जो बेचारे गरीब थे उन्होंने मनी बोरो किया, मतलब कर्ज लेना शुरू कर दिया कर्जदारों से, और ठीक है अपनी रोजी रोटी जैसे तैसे काट रहे थे। किसी ने अपनी कैटल को खो दिया, मतलब अपने जानवर जो है कम होते गए, फिर बिल्कुल ही खत्म हो गए, और फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लेबरर्स बन गए। सेम आपका बिल्कुल 4th चैप्टर वाला चल रहा है, लेबरर्स बन गए, फील्ड्स पे काम करना शुरू कर दिया और स्मॉल टाउन्स में पहुंच गए। Yet pastoralists not only continue to survive in many regions, their numbers have expanded over recent decades. और इतना सब होने के बावजूद भी आप देखिए कि उन्होंने ना सिर्फ वो सरवाइव कर गए, बल्कि अभी अगर हम बात करें तो उनका नंबर जो है एक्सपेंड हुआ है, अभी की हम बात करें तो
ठीक है, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में तो उनका बुरा हाल हो गया था, लेकिन अभी एक्सपेंड कर रहे हैं। एंड व्हेन pasture lands were in one place was close to them, they changed the direction of their movement. तो उन्होंने क्या किया, अपनी मूवमेंट चेंज की, चाहे कैटल का नंबर रिड्यूस किया, अपना कुछ भी एक्टिविटी की, लेकिन दे सर्वाइव्ड एंड उनसे उन्होंने अपनी इनकम के सोर्सेज अलग बनाए एंड दे अडेप्टेड टू द चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये वर्ड है ना, ये बहुत कमाल का वर्ड है, अडेप्टेशन। आपको थ्योरी भी बताई थी, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। तो ये अडेप्ट कर गए, और जो अडेप्ट कर गए वो जी गया, ठीक है, दे सर्वाइव्ड, सो दे सर्वाइव्ड। Many ecologists believe that in dry regions and in mountains, pastoralism is still ecologically the most viable form of life. और अब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर रिसर्च होती है, आपके इन्वायरमेंटलिस्ट इकोलॉजिस्ट लोग बैठते हैं, बात करते हैं, तो उनको अभी भी अब ये लगता है कि जो आपका पेस्टरलिज्म है, अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो एक सबसे व्यवहारिक तरीका है वहाँ पर जीने का, उस लाइफ में, उस माउंटेन लाइफ में जीने का सबसे व्यवहारिक तरीका है पेस्टोरलिज्म। सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट, और जिसको कॉलोनियल पीरियड में जो ऑफिशियल्स थे वो अपने भले के लिए उसको रोकते जा रहे थे। सो दिस वाज कि आपका इंडिया में क्या हाल था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने इंडिया वाला कवर कर लिया है, इंडिया और अफ्रीका के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इंडिया में क्या पेस्टरलिज्म का हाल था वो हमने देख लिया। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि अफ्रीका में क्या हाल था। अफ्रीका में भी क्या हो रहा था, लोग आ रहे थे और बुरी तरह अफ्रीका का शोषण कर रहे थे। तो पेस्टरलिज्म के साथ जो आपके पेस्टरल लोग थे, नोमैडिक पीपल थे वहां पर, उन लोगों के साथ क्या हो रहा था वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्या होते हैं ये लोग चरवाहे, इनका क्या हिस्ट्री रही है, कैसे कैसे इन लोगों ने झेला है और फिर कैसे इन लोगों ने सर्वाइव किया है उन सारी कंडीशंस पर, माउंटेन्स में कैसे, प्लेट्यू में कैसे, आपके प्लेन्स में कैसे किया है और डेजर्ट में कैसे किया है। एंड मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।